हाय दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा क्या है और जब मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है तो द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। आइए द्वितीयक साक्ष्य के विभिन्न तत्वों पर गौर करें और कानून की नज़र में उनके महत्व को समझें। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, प्रमाणित प्रतियां मूल दस्तावेजों की प्रतियां हैं जिन पर उनकी प्रामाणिकता घोषित करने वाली आधिकारिक मोहर लगी होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अनुसार सार्वजनिक अधिकारी अनुरोध पर सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। इन प्रतियों में उनकी सटीकता की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए जिस पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो और एक आधिकारिक मोहर लगी हो। प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 के तहत मानी जाती है, जिससे वे बिना किसी सबूत के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो जाती हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है। आप उपयुक्त प्राधिकारी से इसके लिए अनुरोध करते हैं और एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए बिना इसे वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यांत्रिक प्रतियां यानी मैकेनिकल कॉपीज, यांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे फोटोकॉपी के माध्यम से तैयार की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य के रूप में तभी स्वीकार की जाती हैं जब मूल दस्तावेज अनुपलब्ध हो। ऐसे मामलों में मूल दस्तावेज के अस्तित्व को साबित करने का भार यांत्रिक प्रति प्रस्तुत करने वाले पक्ष पर पड़ता है। मात्र दावा अपर्याप्त है। पार्टी को यह प्रदर्शित करना होगा कि मूल दस्तावेज या तो अब मौजूद नहीं है या विरोधी पार्टी के कब्जे में है जो इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा। यांत्रिक प्रतियों की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए और उनकी सटीकता के संबंध में आपत्तियां तुरंत उठाई जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अनुबंध का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है और मूल अनुबंध दस्तावेज नहीं मिल रहा है तो अनुबंध की एक फोटोकॉपी अदालत कार्रवाई में द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि फोटोकॉपी प्रस्तुत करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि मूल अनुबंध मौजूद था और अब अनुपलब्ध है। मूल प्रतियों से तुलना। दोस्तों, जब प्रतियां अन्य प्रतियों से प्रतिलेखित की जाती हैं तो उन्हें मूल दस्तावेज के साथ तुलना करने पर ही द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है। केवल एक प्रति की दूसरी प्रति से तुलना करना पर्याप्त नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य की सटीकता स्थापित करने के लिए मूल दस्तावेज से तुलना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक हस्तलिखित पत्र को कागज के दूसरे टुकड़े पर कॉपी किया गया है। यदि इस प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना है तो इसकी सटीकता को सत्यापित करने के लिए इसकी तुलना मूल हस्तलिखित पत्र से की जानी चाहिए। अब आइए जानते हैं दस्तावेजों के समकक्ष यानी काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों के समकक्ष जैसे डुप्लीकेट अनुबंध या समझौते उन पार्टियों के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज के अस्तित्व से इनकार करके कानूनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यापारिक लेन देन में यदि एक पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने का दावा करता है लेकिन उनके हस्ताक्षर वाला एक समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इसे उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मौखिक वृतांत, ओरल अकाउंट्स। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने दस्तावेज को प्रत्यक्ष रूप से देखा है उनके द्वारा प्रदान की गई दस्तावेज सामग्री का मौखिक लेखा जोखा सावधानी से किया जाना चाहिए। मुखबिर की जांच करने या उनकी गवाही प्रस्तुत करने में विफलता ऐसे खातों को अविश्वसनीय और अस्वीकार बना सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गवाह दावा करता है कि उसने वसीयत देखी है लेकिन उसकी सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता है तो उनके मौखिक विवरण को प्रोबेट मामले में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। आइए इसी से रिलेटेड और उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। पहला, डिजिटल प्रतियां। आज के डिजिटल युग में ईमेल या डिजिटल तस्वीरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रतियां तेजी से आम हो रही हैं। ये डिजिटल प्रतियां कानूनी कार्रवाई में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम कर सकती हैं बशर्ते उनकी प्रामाणिकता को मेटाडेटा या अन्य माध्यमों से सत्यापित किया जा सके। दूसरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मौखिक समझौतों या बातचीत की रिकॉर्डिंग का उपयोग उन विवादों में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है जहां कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसी रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता स्थापित की जानी चाहिए
और उनकी सटीकता के संबंध में आपत्तियों को तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। तीसरा है वीडियो फुटेज। निगरानी फुटेज या घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कानूनी मामलों में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम करती है, जो घटनाओं या गतिविधियों के दृश्य दस्तावेज पेश करती है। हालांकि फुटेज की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जाना चाहिए और किसी भी बदलाव या विसंगतियों की जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के विभिन्न तत्वों को समझना आवश्यक है, चाहे वह एक प्रमाणित प्रति हो, एक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन हो या एक मौखिक खाता हो। द्वितीयक साक्ष्य के प्रत्येक रूप में स्वीकार्यता के लिए अपने स्वयं के नियम और आवश्यकताएं होती हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके और प्रामाणिकता के आवश्यक प्रमाण प्रदान करके द्वितीयक साक्ष्य किसी मामले को मजबूत कर सकते हैं और न्याय की प्राप्ति में योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ये सेकेंडरी एविडेंस हैं और ये उसकी परिभाषा थी। और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।